ये बात अक्सर बहुत हैरान करती है कि दुनिया की सबसे लंबी रूल बुक मतलब जिसमें करीब 1,46,000 शब्द हैं, उसका सबसे शक्तिशाली और सबसे अहम पन्ना पूरी किताब खत्म होने के बाद अपनाया गया था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, अजीब तो लगता है, क्योंकि आमतौर पर जब कोई भी किताब लिखी जाती है तो उसका परिचय या जो प्रस्तावना होती है वो सबसे पहले तैयार की जाती है। बिल्कुल। और जब बात भारत के संविधान की आती है तो कहानी एकदम पलट जाती है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल कहते हैं, उसकी गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी, और हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक पूरे देश का भविष्य, उसकी नीतियां और उसकी आत्मा महज एक पन्ने पर उतार दी गई। एकदम सही। एक बहुत ही मशहूर न्यायविद हुए हैं एन.ए. पालकीवाला। उन्होंने इस प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा था। और जब वो इसे पहचान पत्र कहते हैं तो उसका एक बहुत गहरा मतलब है। मान लीजिए कोई इंसान इतना बड़ा संविधान नहीं पढ़ सकता, जो कि बहुत स्वाभाविक है। हाँ, कोई कैसे पढ़ेगा इतना बड़ा दस्तावेज? बिल्कुल। तो अगर किसी को सिर्फ ये समझना हो कि भारत नाम का ये देश किस दिशा में जाना चाहता है, इसके मूल आदर्श क्या हैं, तो उसे सिर्फ वो एक पन्ना पढ़ने की जरूरत है। मतलब हमारी आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस पहचान पत्र को डिकोड करें। हाँ। हम ये समझेंगे कि आधुनिक भारत की नींव रखने वाले ये चंद शब्द आखिर कहाँ से आए, इनका असली मतलब क्या है और आज भी ये कैसे प्रासंगिक हैं। जी, और ये सिर्फ कुछ भारी भरकम शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि उन लोगों का एक पूरा विजन है जिन्होंने इस देश को आजाद कराया था। और शायद इसीलिए इसे सबसे अंत में अपनाया गया, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये पूरी किताब के सार से मतलब पूरी तरह मेल खाता है। लेकिन मैं इसके इतिहास के बारे में सोच रहा हूँ। ये शब्द अचानक से तो हवा से नहीं आए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर हम 1947 से पहले के उस दौर में जाएं, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, तब इस विचार का जन्म कैसे हुआ? इसके लिए हमें 13 दिसंबर 1946 के उस ऐतिहासिक दिन में जाना होगा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड थी और संविधान सभा का काम बस शुरू ही हुआ था। अच्छा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसे अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कहा जाता है। I beg to move this resolution. It is a resolution of the future, a pledge and an undertaking. तो क्या ये कोई कानूनी ड्राफ्ट था? नहीं, ये कोई साधारण कानूनी ड्राफ्ट नहीं था। ये दरअसल इस बात का एक वैचारिक खाका था कि आजाद भारत कैसा दिखेगा। नेहरू जी ने उस दिन जो भाषण दिया था, उसमें एक आजाद, संप्रभु और लोकतांत्रिक भारत का सपना था। और फिर इसी पर चर्चा हुई होगी। जी, इसी प्रस्ताव पर कई हफ्तों तक गहन चर्चा हुई और आखिरकार 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से अपना लिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव अपने थोड़े परिष्कृत और बदले हुए रूप में आज हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अरे वाह! तो क्या हम इसे एक फिल्म के ट्रेलर या किसी इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह देख सकते हैं? मतलब इमारत बनने से पहले का नक्शा? बिल्कुल, एक सटीक ब्लूप्रिंट की तरह। तो अगर मैं इस प्रस्तावना के पन्ने को ध्यान से देखूं, तो मुझे लगता है कि इसे मोटे तौर पर कुछ हिस्सों में बांटा जा सकता है। हमारे स्रोतों के हिसाब से भी इसके 4 मुख्य तत्व हैं। हाँ, आपने इसे बहुत ही सटीकता से डिकोड किया है। अगर हम पहले तत्व की बात करें तो वो है अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना की शुरुआत ही इन जादुई शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि इससे पहले भारत पर ब्रिटिश राजशाही का शासन था। जी, कानून वहां की संसद और राजा या रानी बनाते थे। तो हम भारत के लोग कहकर संविधान निर्माताओं ने यह साफ कर दिया कि अब इस देश को चलाने की ताकत किसी विदेशी सत्ता से नहीं मिल रही है। ये ताकत सीधे भारत की जनता के हाथों में है। 100% की बात, ये सीधे तौर पर जनता की संप्रभुता का ऐलान था। अब अगर हम इसके दूसरे तत्व पर आएं, जो ये तय करता है कि भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी होगी। राज्य की प्रकृति मतलब देश का नेचर कैसा होगा? हाँ, प्रस्तावना बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य होगा। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा टोकना पड़ेगा। जी कहिए। अगर हम स्रोत सामग्री को गहराई से खंगालें तो एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास सामने आता है, जो सुनने वालों के लिए भी बहुत तार्किक सवाल होगा। कौन सा सवाल? ये जो समाजवादी यानी सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द हैं,
ये दोनों शब्द तो मूल प्रस्तावना में थे ही नहीं। इन्हें तो बहुत बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। हाँ, ये सच है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि 1976 से पहले भारत एक धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी देश नहीं था? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और इसका जवाब इतिहास और कानून दोनों की गहराइयों में छिपा है। तो आखिर सच्चाई क्या है? सच तो ये है कि भले ही ये दो शब्द 1976 तक प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से नहीं लिखे गए थे, लेकिन इनकी आत्मा और इनका पूरा ढांचा संविधान में पहले दिन से ही मौजूद था। मतलब ये भावनाएं पहले से थी? बिल्कुल। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अन्य निर्माताओं ने जो सिस्टम बनाया था वो स्वभाव से ही धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी था। 1976 में जो हुआ वो सिर्फ उन छुपे हुए अर्थों को एक नाम देना और एक लेबल लगाना था। चलिए अब इन भारी भरकम शब्दों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर कोई आज ये जानना चाहे कि भारत की धर्मनिरपेक्षता बाकी दुनिया से कैसे अलग है, तो उसे ये कैसे समझाया जाए? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी देशों का मॉडल, जिसे हम नेगेटिव सेक्युलरिज्म या नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता कह सकते हैं, वो हमारे मॉडल से बिल्कुल अलग है। मतलब वहाँ राज्य और धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है ना? एकदम सही। अगर आप अमेरिका या फ्रांस जैसे देशों को देखें तो वहाँ राज्य और धर्म के बीच एक सख्त दीवार है। राज्य धर्म के मामलों में पूरी तरह से अंधा और तटस्थ रहता है। और भारत में? भारत की सच्चाई बहुत अलग थी। यहाँ का समाज कई धर्मों, मान्यताओं और परंपराओं से मिलकर बना है। इसलिए भारतीय संविधान ने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता यानी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को अपनाया। इसका मतलब सर्वधर्म संभाव वाली बात? जी, इसका सीधा सा अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देगा और उन्हें पनपने के लिए समान रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। 1976 में सेक्युलर शब्द जुड़ने से पहले ही हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में यह आजादी दी गई थी। मतलब हर नागरिक को अपने धर्म को आबाद रूप से मानने और प्रचार करने की आजादी पहले से थी? बिल्कुल। यहाँ तक कि 1974 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द भले ही प्रस्तावना में ना हो, लेकिन संविधान निर्माता बिल्कुल ऐसा ही राज्य बनाना चाहते थे। समझ गया। मतलब बिल्डिंग का ढांचा तो सेकुलर ही था, बस बाहर का बोर्ड 1976 में लगाया गया। बहुत ही सही एनालॉजी है ये। और ये जो समाजवादी या सोशलिस्ट शब्द है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अक्सर समाजवाद सुनते ही दिमाग में कार्ल मार्क्स, रूस की क्रांति या कम्युनिस्ट विचारधारा आने लगती है, जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। हाँ, लेकिन भारतीय समाजवाद उस कम्युनिस्ट या राज्य समाजवाद से कोसों दूर है। हमारे स्रोतों के अनुसार भारतीय मॉडल एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी? एकदम सही। इसमें विश्वास किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियां और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियां दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। मतलब किसी की संपत्ति छीनना मकसद नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसरों की असमानता को जड़ से खत्म करना है। और मैंने पढ़ा है कि ये भी कोई नया विचार नहीं था जो 1976 में अचानक आ गया हो। 1955 में ही कांग्रेस पार्टी ने अपने आबादी अधिवेशन में बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया था। जी, उस अधिवेशन में ये तय हुआ था कि भारत एक समाजवादी पैटर्न के समाज की स्थापना करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में कई बार कहा है कि भारतीय समाजवाद दरअसल मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक अनोखा मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा है। बिल्कुल। चलिए, तो हमने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को तो डिकोड कर लिया। राज्य की प्रकृति को परिभाषित करने वाले बाकी 3 शब्द हैं संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य। संप्रभु यानी सॉवरेन का मतलब तो बहुत सीधा है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। मतलब हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं हैं। हाँ, संयुक्त राष्ट्र या कॉमनवेल्थ का सदस्य होने से भारत की इस आजादी पर कोई आंच नहीं आती। और जब हम कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक देश है, तो ये सिर्फ हर 5 साल में वोट डालने वाली बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। प्रस्तावना जिस लोकतंत्र की बात करती है वो बहुत व्यापक है। ये केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से आपका क्या मतलब है? मतलब इसमें वयस्क मताधिकार यानी हर बालिग को वोट देने का हक, कानून का शासन, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और भेदभाव की अनुपस्थिति शामिल है।
डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। क्या बात है। और ये जो आखिरी शब्द है गणराज्य, जिसे रिपब्लिक कहते हैं, कई बार लोग लोकतंत्र और गणराज्य को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। क्योंकि ब्रिटेन एक लोकतंत्र है पर गणराज्य नहीं है। वहां का मुखिया आज भी राजा या रानी होते हैं जो वंशानुगत होते हैं, जबकि रिपब्लिक का मतलब है कि देश का प्रमुख हमेशा एक चुना हुआ व्यक्ति होगा, जैसे हमारे राष्ट्रपति। यही तो पेच है जिसे समझना जरूरी है। गणराज्य होने का मतलब सिर्फ एक निर्वाचित प्रमुख का होना ही नहीं है, इसके दो और बहुत गहरे मायने हैं। वो क्या हैं? पहला ये कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक राजा या व्यक्ति के हाथ में नहीं बल्कि जनता के हाथों में है, और दूसरा समाज में किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। मतलब कोई वीआईपी क्लास नहीं होगी जन्म से। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि देश का हर सार्वजनिक पद, चाहे वो चपरासी का हो या राष्ट्रपति का, बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुला है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि राज्य की प्रकृति तय होने के बाद अब सवाल आता है कि ये राज्य अपने नागरिकों को क्या देना चाहता है। और यहीं से संविधान के उद्देश्यों की बात आती है। जी, और ये उद्देश्य 4 बहुत ही भारी शब्दों में पिरोए गए हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये सिर्फ आदर्श नहीं है, ये वो वादे हैं जो भारत राज्य अपने हर नागरिक से करता है। अगर हम न्याय या जस्टिस से शुरुआत करें तो आमतौर पर न्याय सुनते ही हमारे दिमाग में अदालत का कमरा और जज का हथौड़ा आता है, लेकिन प्रस्तावना जिस न्याय की बात कर रही है वो कानूनी मुकदमों से कहीं ज्यादा व्यापक है। यह बहुत ही सटीक अवलोकन है। प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की गारंटी दी गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब तो ये हुआ कि समाज में जाति, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जी, किसी खास वर्ग को जन्म से कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा और पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और आर्थिक न्याय का अर्थ है कि पैसे या संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब ऐसा न हो कि देश की सारी दौलत कुछ चंद लोगों के हाथों में सिमट जाए। बिल्कुल। और जब हम सामाजिक और आर्थिक न्याय को मिला देते हैं तो उसे वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है। और राजनीतिक न्याय? वो यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति की सरकार तक समान पहुंच हो। दिलचस्प बात यह है कि न्याय का यह त्रिस्तरीय विचार 1917 की रूसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित है। यह सच में हैरान करने वाला है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरी दुनिया के बेहतरीन विचारों को कितनी खूबसूरती से एक जगह पिरोया है। रूसी क्रांति से हमने न्याय लिया और फ्रांसीसी क्रांति से हमने अगले 3 महान आदर्श लिए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता यानी लिबर्टी को लेकर अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है। लोग सोचते हैं कि आज़ादी का मतलब है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन प्रस्तावना ऐसी किसी बेलगाम आज़ादी की वकालत नहीं करती। स्वतंत्रता का अर्थ ये जरूर है कि लोगों की गतिविधियों पर कोई अनुचित प्रतिबंध ना हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं। मतलब आज़ादी सीमाओं के भीतर है। जी, आपको अपने विकास के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको ये आज़ादी संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर ही इस्तेमाल करनी होगी। आपकी आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से किसी और की आज़ादी का हनन शुरू होता है। और शायद इसीलिए स्वतंत्रता के तुरंत बाद समानता यानी इक्वालिटी का जिक्र है। हमारे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 तक नागरिक समानता की पूरी गारंटी दी गई है, जिसमें कानून के सामने सब बराबर हैं। बिल्कुल, छुआछूत जैसी कुप्रथाओं का अंत भी इसी समानता का हिस्सा है। मुझे यहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वो मशहूर भाषण याद आ रहा है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में बहुत प्रमुखता से किया गया है। उन्होंने इन तीनों मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को एक त्रिमूर्ति कहा था, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। अंबेडकर जी का वो विश्लेषण आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। उन्होंने समझाया था कि आप न्याय, स्वतंत्रता और समानता को अलग अलग खानों में नहीं रख सकते। मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ ही लोगों का वर्चस्व पैदा करेगी और स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बाजार में सबको व्यापार करने की आज़ादी है, लेकिन अगर वहां आर्थिक समानता नहीं है तो एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी छोटे दुकानदारों को पूरी तरह से खत्म कर देगी। बहुत ही शानदार एनालॉजी है और इसका उल्टा भी उतना ही सच है।
अगर आप स्वतंत्रता को पूरी तरह छीन लें और सिर्फ समानता थोपने की कोशिश करें तो लोगों की कुछ नया करने की इच्छा ही मर जाएगी। और इस संतुलन को बनाए रखने का जो गोंद है वो है बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। हाँ। अगर हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बंधुत्व केवल एक फील गुड विचार नहीं है। जी, प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व दो चीजें सुनिश्चित करेगा। पहला, व्यक्ति की गरिमा और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो अखंडता या इंटेग्रिटी शब्द है ये भी 1976 में जोड़ा गया था। मुझे लगता है कि एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो इसी बंधुत्व को जमीन पर उतारने का एक बहुत बड़ा टूल है। आपकी बात बिल्कुल सही है। के.एम. मुंशी जी ने कहा था कि व्यक्ति की गरिमा का मतलब ये मानना है कि हर इंसान का व्यक्तित्व पवित्र है। तो ये सारी दार्शनिक बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब क्या अदालत में इनका कोई कानूनी वजन है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस सवाल ने भारत के कानूनी इतिहास में भूचाल ला दिया था कि क्या ये एक पन्ने की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। ये तो अजीब बात है। जो चीज किताब के पहले पन्ने पर छपी है उसी पर बहस हो रही है कि वो हिस्सा है या नहीं। ये शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई 1960 में बेरूबाड़े यूनियन मामले से। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग को पढ़ने की कुंजी तो है, लेकिन तकनीकी रूप से ये संविधान का हिस्सा नहीं है। तो फिर ये फैसला पलटा कैसे? आज तो हम इसे अभिन्न अंग मानते हैं। कहानी में ऐतिहासिक मोड़ आया 1973 में केशवानंद भारती मामले के साथ। सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की एक बेंच बैठी, जो भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। 13 जजों की बेंच। और फैसला भी 7 और 6 की मामूली अंतर से आया था, है ना? जी, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। बाद में 1995 के LIC ऑफ इंडिया मामले में भी इसे दोहराया गया। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, क्या हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना उन जजों के लिए एक लाइट हाउस की तरह है जो कानूनी अस्पष्टता के तूफानों के बीच रास्ता खोज रहे होते हैं? ये लाइट हाउस वाली उपमा बहुत ही सटीक है। जज सच में इसी रोशनी में कानूनों की व्याख्या करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि इसके प्रावधान सीधे तौर पर अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। आसान भाषा में मतलब मैं अदालत जाकर ये नहीं कह सकता कि प्रस्तावना के आधार पर मुझे नौकरी दिलाओ। बिल्कुल नहीं। और जहां तक संशोधन की बात है, अनुच्छेद 368 के तहत संसद इसमें संशोधन कर सकती है, जैसे 1976 में हुआ था। लेकिन वो एक शर्त के साथ है ना? लेकिन इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते। मतलब आप इमारत की रंग रोगन कर सकते हैं लेकिन नींव नहीं खोद सकते। एकदम सही। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है। अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये बात साफ हो जाती है कि प्रस्तावना केवल एक परिचय नहीं है। जी, के.एम. मुंशी के अनुसार ये हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। और इसी बात से मेरे मन में एक बहुत ही गहरा विचार आ रहा है, जिसे मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहता हूं। ध्यान दीजिए कि प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से और अंत होता है खुद को ये संविधान सौंपते हैं पर। इसका मतलब है कि वादे के निर्माता और पालन करने वाले हम ही हैं। बिल्कुल। कानूनी बहसों और अदालती फैसलों से परे आज के इस तेजी से ध्रुवीकृत होते समाज में एक सवाल उठता है, क्या बंधुत्व और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने की असली जिम्मेदारी सिर्फ अदालतों की है या फिर हर दिन एक आम नागरिक द्वारा लिए जाने वाले व्यक्तिगत निर्णयों की? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आखिरकार क्या असली संविधान अदालत की मोटी किताबों में बचता है या हमारे आपसी बर्ताव में? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर किसी को खुद मनन करना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।